बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और हस्ब मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। हम इताज़ स्टडी से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह जो है वो आप हमारा प्रोग्राम जो है एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ नाज़रीन से ये गुजारिश करता चलूँ कि हमें ज़रूर फ़ीडबैक दे दिया करें, ताकि आपके फ़ीडबैक से हमें पता चलता रहे कि प्रोग्राम कैसा आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। जब प्रोग्राम शुरू होता है तो टेलीफोन जो है वो हमारा, जैसे कि आपको मालूम है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ईमेल भी आ रही होती है, जिसके ऊपर जो है वो आप ईमेल के ऊपर हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि प्रोग्राम जो है वो आप पसंद कर रहे हैं या कैसा। और ख़ास तौर से वो नाज़रीन जो पाकिस्तान में हैं और जो इंडिया या वहाँ से कॉलें आते हैं, हम इंतहाई आपके मशकूर हैं कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि लास्ट वीक हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे, एज़मा के ऊपर। एज़मा क्या होता है, दमे की बीमारी जनाब, दमा क्या होता है, एज़मा क्या होता है, इसकी क्या असबाब होते हैं। और अभी भी जो इंग्लैंड के अंदर, हम यूके में रहते हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो तकरीबन 5.4 मिलियन के करीब लोग जो हैं दमे या अज़मा की बीमारी से शिकार हैं। इसके क्या असबाब होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अक्सर पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं दमे की बीमारी से काफ़ी घबराते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये छूत की बीमारी है या ये दमे की बीमारी एक से दूसरों को लग जाती है। इन सब सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मेहदी हसन नकवी साहब। डॉक्टर मेहदी हसन नकवी साहब जो हैं, इनकी बड़ी खिदमात है जनाब कम्युनिटी के लिए और माशाल्लाह ये बड़े एक्टिव हैं और इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में वॉलंटरी शिरकत कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको जो है वो वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने और हिदायत टीवी ने मुझे मौका दिया कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकें जो उनकी हेल्थ के हिसाब से होपफुली हेल्पफुल होगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे एज़मा या दमे की बीमारी। तो मैं ज़रा स्टेप्स में पहले, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे हम आपसे कि ये दमा या एज़मा क्या होता है, ये इसकी ज़रा डिफ़ाइन कीजिए या इसके बारे में बताइए कि क्या बीमारी है। जी डॉक्टर हैदर, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं दमा के मुतालिक जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, नाजरीन से भी। जैसे आपने कहा, ये तकरीबन 5.4 मिलियन केसेस, काफ़ी बड़ा नंबर है। यूके में हर साल एज़मा के केसेस ट्रीट किए जाते हैं और तकरीबन 4 मिलियन के करीब जीपी विज़िट्स एज़मा की वजह से हैं और 1 बिलियन पाउंड्स का कॉस्ट है जो NHS एज़मा के ऊपर स्पेंड करता है। और जो इंटरेस्टिंग एक फिगर है वो ये है कि जो इसकी पीक इंसिडेंस है, जिसमें एज़मा बहुत कॉमन होता है, वो 5 से 15 साल की उम्र और 55 से लेके और 65 साल की उम्र, इसमें एज़मा बहुत कॉमन है। आपको मेजॉरिटी पेशेंट्स इन्हीं में मिलते हैं। जी जी। लड़कियों में ये ज़्यादा टीन एज में और बॉयज़ में यंग एज में, अर्ली चाइल्डहुड में कॉमन होता है। जहाँ तक आपने पूछा कि ये बीमारी है क्या, ये असल में सांस की नालियों के सिकुड़ने की बीमारी है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और कुछ और सिक्रीशंस हैं जो सांस की नालियों में इकट्ठी होती हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर होता है वो रिस्पॉन्स, जिससे आपकी सांस की नालियाँ सिकुड़ती हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जी डॉक्टर साहब। हाँ नाज़रीन, जैसे कि ये प्रोग्राम जो है इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, आज हम बहुत ही कॉमन बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसे जनाब एज़मा कहते हैं। एज़मा दमे की बीमारी क्या, हम आगे डॉक्टर साहब चलेंगे, हम आपसे ये पूछेंगे जैसे डॉक्टर साहब ने नाज़रीन बताया कि दमा क्या होता है। दमा आज की बीमारी जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सांस की नालियों में जो है वो नैरो होने की वजह से या उसकी जो है वो उसकी वजह से जो सांस में दिक्कत होती है, बेसिकली इसी को एज़मा कहते हैं। उसके बेशुमार असबाब हो सकते हैं, उसमें चाहे आपके वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से सांस की नालियों में सूजन हो रही है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से आपकी सिक्रेशन जो है वो नालियों में ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और फिर मज़ीद जो है वो दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में जो दिक्कत हो, इसे बेसिकली एज़मा कहते हैं। एज़मा जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यूजुअली नालियों में सांस की इन्फ्लेमेशन, जिसे उर्दू में सूजन कहते हैं, हो जाती है और सूजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे पूछेंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं। डॉक्टर हैदर, मैं ये चाहूँगा कि हम अलामात से पहले अगर नाज़रीन को थोड़ा सा ये बता देंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एज़मा ज़्यादा। अच्छा, आप रिस्क फैक्टर बताएं। जी ज़रूर बताइए जी। उसमें ख़ास तौर पे ये है कि अगर आपकी फैमिली में एज़मा है तो आप ज़्यादा प्रोन है कि आपको एज़मा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट चीज़ों से, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। वो बच्चे जो कि प्रीमेच्योर पैदा होते हैं या लो बर्थ वेट होते हैं, या जिन बच्चों को शुरू में सीने का कोई इन्फेक्शन हो जाए या एंटीबायोटिक दे दी जाए, तो उनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो एज़मा उनको लेटर एजेस में हो सकता है। या जिन बच्चों की माएँ जो हैं वो स्मोकिंग करें,
तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और इसके साथ एक और कि अगर जिन बच्चों की माएँ ब्रेस्ट फेड कराती हैं उन्हें, और या जो बच्चे खुली फ़िज़ा में या फॉर्म में ग्रो अप होते हैं, उनके चांसेस कम होते हैं एज़मा के। जैसे आपने ज़िक्र किया कि और ये सारे जितने आपके फ़्लू हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, कुछ दवाइयाँ हैं जो एज़मा काज करती हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करें और वो ऐसा मौसम हो जिसमें पोलन्स या एलर्जेंस एयर में हो, उससे एज़मा हो सकता है। तो ये एक किस्म की कॉजेज़ और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो लीड करते हैं एज़मा को। जहाँ तक डॉक्टर हैदर आपने पूछा कि इसकी अलामात, इसकी 4 बुनियादी अलामात हैं, जिसमें से आप कह लीजिए कि एक को जिसे हम वीज़ कहते हैं, आपके सीने में से सीटियों की या विस्लिंग की आवाज़ महसूस होना, या आपको ऐसा महसूस हो जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या आपको ऐसा महसूस हो जैसे आपको सीने में घुटन हो रही है, या आप मुस्तकिल कफ़ का शिकार हो। ये 4 ऐसी अलामात हैं कि अगर इनमें से कुछ भी आपको महसूस होता है कि आप हैं इन चारों में से किसी एक में, तो आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। जी डॉक्टर हैदर। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका जो है वो इसकी रिस्क फैक्टर्स पे बड़ा अच्छा आपने बताया। मैं चाह रहा था कि आप इस पे ज़िक्र करें, और जो है ऑफ कोर्स कि वो कौन से लोग हैं जिनमें जो है ये उनको ख़तरात होते हैं कि उनमें अज़मा की बीमारी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। कहते हैं कि जी डेवलप कंट्रीज जो हैं, ख़ास तौर से यूरोप और यूके और अमेरिका, इनमें अज़मा की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और स्टेटिक्स ये है कि जी यूके के अंदर पूरा इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूके में सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और पुअरली मैनेज है। तो हम बात करेंगे, अब आपके पूछेंगे कि इसकी अलामात। डॉक्टर साहब आपने कहा कि वीज़ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, कैसे पता चले कि लोगों को दमा हो गया है? तो उसके अलावा और बीमारियों में भी सांस की दिक्कत हो सकती है, खांसी हो सकती है, तो इसका क्या, कैसे पता चले लोगों को कि उनको दमा हो रहा है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं उस पर एक कमेंट करना चाहूँगा जो आपने ज़िक्र किया कि ये डेवलप कंट्रीज़ के अंदर एस्मा बहुत कॉमन, और ख़ास तौर पे यूके की फिगर्स ये हैं कि इंटरनेशनली यूके सबसे ज़्यादा केसेस यूके में हॉस्पिटल एडमिशन्स और मोर्टेलिटी और दमे की वजह से अमवात यूके में होती हैं। सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, लेकिन यूके नंबर 1 है। उसकी रिसर्च बेस्ड ये है कि जैसे वो कहते हैं लिटिल डस्ट इज़ बेटर। तो जो लोग एक्सपोज होते हैं थोड़ा सा मिट्टी को, थोड़ा सा आप कह लें कि डस्ट को, उनकी एक रिस्पॉन्स डेवलप होता है उनके एयरवेज का भी और उनकी बॉडी का भी, जो कि रिएक्ट कर सकता है और प्रोफिलैक्टिकली सेव कर सकता है आपको इस एस्मेटिक बीमारी से। क्योंकि हम यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सफाई की तरफ माइल हैं और हमारी एक्सपोजर टू डस्ट नहीं होता। दिस वन ऑफ द थिंग विच दे सजेस्ट, लेकिन ये स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। जहाँ तक आपने तशख़ीस की बात की, अगर आपको उन 4 अलामात में से कोई भी एक हो, इससे पहले कि मैं मज़ीद इसकी डिटेल में जाऊँ, जी डॉक्टर हैदर, आप कुछ और इस सिलसिले में ऐड करना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, बस आप बता रहे थे, मैं तफसील पूछ रहा था कि इसकी जो है अज़मा कैसे जो है वो लोगों को कैसे पता चले कि उनको दमा हो रहा है, वो कौन सी ख़ास अलामात हैं जिनको जो है आम हमारे नाज़रीन जो हैं वो देखें तो उनको पता चले कि जी शायद इनको दमे की शिकायत। जी, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि इन 4 अलामात में से, जिसमें से वीज़ या ऐसे जैसे सीटियों की आवाज़ आपके सीने में से आना, या आपको सांस की तकलीफ़ हो, या आपको घुटन महसूस हो, इसके अलावा अगर आपको ये महसूस हो कि आप कफ़ हो रही है, तो ये ऐसी अलामात हैं कि जो सजेस्ट करती हैं कि शायद आपको एस्मा है। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें, मसलन अगर आपको यही तकलीफ़ उस वक्त हो रही हैं या जिस वक्त आप एक्सरसाइज करते हैं या खुली हवा में बाहर निकलते हैं, कोल्ड एयर एक्सपोजर होता है, या नाइट में ये आपको ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि शायद आपको एस्मा हो रहा है, आपको ये सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है। तो ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जैसे ठंडी हवा है या पोलेंस का एक्सपोजर है, या ख़ास तौर से जो बाहर का ये स्प्रिंग का सीज़न होता है जिसमें एयर पोलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जी, उसकी वजह से जो है ये चंद ऐसे ट्रिगर फैक्टर हैं जिसके वजह से अज़मा अटैक होने का डर होता है। जी 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 डॉक्टर हैदर, इसके अलावा अगर कुछ दवाइयाँ हैं जिससे ये अज़मा ट्रिगर हो सकता है, एस्प्रिन या एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा स्मोकिंग एक एलिमेंट है कि जिससे ये अज़मा का ये वीज़ जो है स्टार्ट हो सकती है। अगर आप प्रोन हैं या बॉर्डर लाइन है
तो इनमें से कोई भी फैक्टर अगर वहाँ मौजूद होगा तो वो आराम से ट्रिगर करेगा और ये शो करेगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम जो हाइपर सेंसिटिव। डॉक्टर साहब, जब हम छोटे से थे हम भी देखते थे पाकिस्तान में कि लोग अक्सर किसी को दमे की बीमारी हो तो जी लोग बड़ा वो घबराते थे उससे, और मरीज़ के नज़दीक जाने से भी घबराते थे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में टीबी भी काफ़ी कॉमन है। टीबी तो खैर है, लेप्रोसी या टीबी तो छूत की बीमारी है जो आपको एक दूसरे से स्नीजिंग कफिंग से लग सकती है। तो यहाँ मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे नाज़रीन की ज़रा मालूमात के लिए ये भी बताते चलें, ख़ास तौर से वो नाज़रीन जो पाकिस्तान, इंडिया या वहाँ दूसरे बैरून मुल्क हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ताकि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो कि अज़मा जो है वो छूत की बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लगती। इसके बारे में ज़रा कुछ रोशनी डालिएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ख़ास तौर पे जिस बैकग्राउंड से हम हैं वहाँ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस निस्बतन कम है। तो ये समझा जाता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि अज़मा भी लगने वाली या छूत की बीमारी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, अज़मा तो आपकी अपने जिस्म की कुछ ऐसे सिस्टम है कि जिनकी ख़राबी से या जिनके इम्पेयर होने से अज़मा शुरू होता है। तो अज़मा एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लग सकता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर किसी फैमिली में अज़मा है तो आगे बच्चों में मुंतकिल हो सकता है, लेकिन अगर आपके कोई दोस्त हैं या आपके घर में से किसी और को है और आप उस फैमिली में से नहीं है तो वो अज़मा आपको लग नहीं सकता। मुराद ये कंटेजियस नहीं है। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बार फिर आपसे ये रिमाइंड कराता चलूँ कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, अज़मा या सांस के मुतालिक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के ऊपर आज बात कर रहे हैं। इससे मुतालिक जो भी आपको सवाल पैदा हो रहा हो, ख़ास तौर से मैंने देखा अक्सर मेरी अपनी फैमिली के अंदर भी चंद लोगों को, बच्चों को जो है वो सांस की तकलीफ़ है। मेरे अपने कज़न्स को, मेरे बड़े बेटे को भी सांस की, जब वो छोटा था तो उसको दमे के सांस का अटैक्स भी होते थे। तो इसके अलावा तकरीबन मैं बहुत ही कॉमन है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 10 in 1, 10 बच्चों में से एक को, और बड़ों में से 12 में से एक को, हर एक को ये सांस की बीमारी या अज़मा जो है वो होता है। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताए थे कि रिस्क फैक्टर्स वो कौन से लोग हैं जिनमें दमा होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैटरनल, अगर आपके 2 पेरेंट्स हैं, अगर मम डैड में से दोनों को अज़मा है तो 100% चांस है कि बच्चों को अज़मा हो, और अगर माँ बाप में से अगर एक को अज़मा है तो 50% चांस है कि आपके बच्चे को अज़मा हो। यहाँ डॉक्टर साहब ने क्लियर किया ख़ासतौर से नाज़रीन के लिए कि अज़मा एक से दूसरे को नहीं लगता है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि अगर आपके ख़ानदान में या आपके किसी अजीज़ को सांस की या दमे की बीमारी है, अज़मा है, तो वो खांसने से या स्नीजिंग करने से या इससे जो है एक दूसरे को लग जाए, कंटेजियस हरगिज़ नहीं होती। इसका ताल्लुक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि सांस के अंदर जो है वो नालियों में सूजन होती है, और उसके बेशुमार असबाब होते हैं कि जिसमें आपकी एलर्जी है, पोलन की वजह से एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से, जो भी असबाब हैं उसके जिनकी वजह से सांस में सूजन होती है, उसकी वजह से आपके सांस में दिक्कत हो रही होती है। यहाँ मैं नाज़रीन के लिए थोड़ा सा और सिम्टम्स के ऊपर बताता चलूँ कि अज़मा के जो 3 टिपिकल सिम्टम्स हैं, जिसमें आपको खांसी का मुसलसल रहना, आपकी सीने से सीटियों की आवाज़ें निकलना, और साथ साथ जो है आपको चेस्ट टाइटनेस या सीना में घुटन सी महसूस हो रही हो, और मुसलसल बाज़ औक़ात अगर आपको खांसी वगैरह हो। ये 3 वो सिम्टम्स हैं टिपिकल कि अगर ये आपको मुसलसल चल रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें और ज़रूर चेक कराएं। हम यहाँ, मैं भी ख़ुद भी जीपी हूँ, और हम अपनी जीपी सर्जरीज़ में भी जो है वो अक्सर पेशेंट अज़मा के बेशुमार देखते हैं, बच्चों को भी, बड़ों को भी। ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। आप परेशान होने की, अगर आपकी किसी को है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे, हम आप यहाँ पूछेंगे, आपने जो है सिम्टम्स के ऊपर बताया था, मैं थोड़ा सा और जो है यहाँ आपसे पूछूँगा कि जैसे आपने बताया था कि उन बच्चों के अंदर जो प्रीमेच्योर हैं या पैटर्नल स्मोकिंग और जो वो करते हैं उसमें जो है अज़मा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इससे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ये जो जेनेटिकल फैक्टर्स हैं, इसके अलावा वो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जैसे आपने कहा एक्सपोजर या जैसे पोलेंस में, तो उनसे कैसे हमारे जो है वो नाज़रीन बचें? कोई ऐसे एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं जिससे कुछ एहतियात कर सकें, उन दमे अटैक से बच सकें? जी डॉक्टर हैदर, जैसे पहले भी जिक्र हो रहा था, अगर हम छोटे बच्चे से शुरू करें कि सबसे पहले तो बीइंग पेरेंट, जिस वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये माँ की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे की सेहत को लुक आफ्टर करे। बीइंग मदर, अगर वो स्मोकिंग नहीं करती तो बच्चे का एक रिस्क फैक्टर ऑफ हो जाता है अस्थमा के लिए। पैदाइश के बाद अगर बच्चा ब्रेस्ट फेड होता है तो उसका एक और रिस्क फैक्टर ऑफ हो जाता है।
तो वो जो अब आप इंकरेज करते हैं वैसे भी मेडिकल प्रोफेशन में भी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाएं जी, और जो माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनमें जो है वह अज़मा कम होने का चांस होता है। जी बिल्कुल, ये रिसर्च शो करती है कि वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनके जो चांसेस हैं एस्मा के वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो बॉटल फेड होते हैं सिर्फ। तो जो जो आप आगे बढ़ते चले जाएं तो उन बच्चों में जब वो खेलने की उम्र होती है उनकी, तो फिर पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि घर के अंदर एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग के, इवन जो गेस्ट वगैरह भी आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करें छोटे बच्चों के घरों में स्मोकिंग, क्योंकि वो एक मेजर फैक्टर है। आपके स्मोक के अंदर ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो बच्चों के एयरवेज को काफ़ी हाइपर सेंसिटिव कर देते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं और अगर आपको ये महसूस हो कि ये बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है इसको खांसी शुरू हो जाती है, या बच्चे को रात में खांसी होती है जो उसको सोने भी नहीं देती सही तरीके से, या अर्ली मॉर्निंग कफ, ये सारे साइन सिम्टम हैं, आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि आप इसको जितना जल्दी रोकेंगे या पकड़ेंगे ये उतना अंडर कंट्रोल रहेगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे अब छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो हम यहाँ नाज़रीन कहीं में जाइएगा, आज हम बात कर रहे हैं एस्मा और दमे की बीमारी के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है, तो कंटिन्यू इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे। शुक्रिया।